नमस्कार, मैं शालिनी सिंह, आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। फिल्म हाउसफुल 3 का म्यूजिक लॉन्च किया गया। जनपद मुख्यालय के स्टेशन रोड पर एक बुजुर्ग का शव मिला। मिड डे मील में दिए गए दूध को पीने से 15 बच्चे हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। एयरफोर्स सिक्योरिटी बढ़ाने के बाद भी एक बड़ी कोताही आई सामने। पाकिस्तान से आए भारतीयों से 4 पिस्तौल और 7 मैगजीन हुई बरामद। बीएसएफ ने पाकिस्तानी तस्करों से भेजी जा रही हीरोइन की बरामद। अमृतसर के बी डिवीजन थाने के बाहर 2 गुटों ने की गोलीबारी। मेंटोस्टन फिल्म की टीम ने मनाया जश्न। मुंबई में हाउसफुल 3 का गाना किया गया लॉन्च। शालिनी सिंह की रिपोर्ट। मुंबई में फिल्म हाउसफुल 3 के गाना टांग उठा के का म्यूजिक लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म के कलाकार अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलीन फर्नांडिस, मीका सिंह आदि उपस्थित थे। हाउसफुल 3 की टीम ने डांस परफॉर्मेंस भी किया। इस गाने में शैंपेन का जो सीन है, अक्षय कुमार द्वारा बताया गया है कि वह शैंपेन नहीं बल्कि साबुन की झाग इस्तेमाल की है और इस साबुन की झाग को फिर इस्तेमाल किया गया है। नाचेंगे सारी सारी रात, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के। विकेट ली है सारे आज टांग उठा के। हौले बत्ती बुझाने चिल्ट दुल्ले पिल्ट दुल्ले, ये मोमेंट चुराने सोचता क्या दीवाना। झूमेगा बॉडी का हर पार्ट टांग उठा के, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के। मैं वाइन की बोतल जिसमें नशा टोटल, all the guys just want a piece of me। मैं क्यूटी क्यूटी थोड़ी सी नॉटी, तेरी मेरी है खूब केमिस्ट्री। हाउसफुल है ये जगह, डीजे थोड़ा साउंड बड़ा, जम के ठुम के दूर लगा गा गा। आजा करे गोविंदा का डांस, आजा आजा करे गोविंदा का डांस टांग उठा के। विकेट ली है सारे आज टांग उठा के। काले बत्ती बुझाने चिल्ट गुले पिल्ट गुले, ये मोमेंट चुराने सोचता क्या दीवाने। झूमेगा बॉडी का हर पार्ट टांग उठा के, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के। सबको मैं फटाफट बुलाता हूँ। ये करीबन 1.5 घंटा यहीं रुक जाएंगे हम लोग नहीं तो। आई वुड लाइक टू कॉल अभिषेक बच्चन साहब, रितेश देशमुख साहब, जैकलीन फर्नांडिस जी, मीका साहब, साजिद मेहरा जो हमारे प्रोड्यूसर हैं और हमारे डायरेक्टर साहब। हाँ तो दोस्तों, ये हमारी टीम है, ये हमारी फिल्म है और आपने लोगों ने गाना देखा। पिछली बार ये आपको पहला एक गाना दिखाया था एंड ये हमारा दूसरा गाना है और आगे भी बहुत सारे गाने आने वाले हैं। बहुत सारी ये मजाकिया फिल्म है, यानी कि हास्य कथा है और इसके बारे में आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिएगा जरूर, उसके बारे में हम उत्तर देंगे। और चलिए, कौन पूछना चाहेगा पहला? कौन पहला वो इंसान है जो पहला प्रश्न पूछना चाहेगा? रुक रुक हेलो, हाँ पहले तू ही रहता। कौन आएगा? मैडम बोलो। Yeah, hi. I noticed a lot of beer in the song. So, any idea how much beer was being? No. What a question! Wow. आप एक controversy के अंदर घुसने की कोशिश मत करो। That is not real. Okay, मैडम, साबुन का पानी था, बजट लुटता तो लूटो। Okay, तो ऐसा कुछ भी नहीं था।
सो बेसिकली हमने कोई और ये रिसाइकल करके वापस लाया था, तो आप फिक्र ना करें। आलोक साहब, सर 2 गाने आए आप लोगों को, पैपी हैप्पी नंबर। वो खा दे। तो इन जनरल आप लोगों को कौन कौन से गाने, मतलब किस तरीके के गाने पसंद आते हैं? लाइक सैड सॉन्ग। सर अगर आप भी बताएं किस तरीके के गीत पसंद करते हैं? साजिद नाडियाडवाला। जो हिट गाने होते हैं उनको वो पसंद आते हैं। जैकलीन, अभिषेक, अगर आप सब लोग अपने में पसंद टाइप के गाने बता दें। ये आधा घंटा ये बात है, we're not coming to your radio station for radio trip। सब यहीं पूछ लेना। मैं आपको बताऊं, ये पिछली बार इसने ऐसा ही प्रश्न पूछा, सबको पूछा था कि आप लोग एक एक के बारे में बताइए कि इनके साथ काम करके कितना मजा आया। ऐसे तो प्रश्न लेके आता है आप। सर सबसे बात हो जाती है। सबसे बात हो जाती है, मतलब बाकी लोग बात ना करें, पहले तेरे से ही बातें कर लें। चलो भाई बोल दो, which kind, what kind of song do you like? He's asking. Peppy. Peppy. Hip hop. I like everything। Sir, what kind of song would you like to make? Anything। Whatever they demand। Yeah। You're versatile, so whatever they demand। जो भी गाने मैं अक्षय पाजी के लिए गाता हूँ मेरे फेवरेट हैं, और जो अभिषेक के लिए गाऊंगा वो और ज्यादा फेवरेट हो जाएगा। रितेश और रितेश के लिए मैंने 3 गाने गाए हैं और तीनों सुपर हिट हैं, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर रितेश बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया। Amazing. I mean, like, thank you, Sajid Nadyadwala, for believing in me. Thank you, Akshay, Ritesh, also for being with me since part 1, and seeing, you know, having Abhishek now in part 3, being part of part 2. I mean, it's just been like so nice to see the franchise grow and to be able to be part of it. So, what a wonderful journey. Thank you, guys. मेरा पहला गाना सिंग इज किंग भी इनकी बदौलत से बहुत हिट गया, एंड चिंता चिंता आई थिंक 7, 8, 10 मुझे तो याद भी नहीं, मैंने जितने भी गाने गाए हैं और सारे ही, और कई बार इतना मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अक्षय पाजी अच्छा सा डांस करते तो गाना वैसे हिट हो जाता, लेकिन इसमें तो तीनों ही हैं आज, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो थैंक यू साजिद भाई। तो थोड़ा बहुत क्रेडिट हम म्यूजिक डायरेक्टर को भी दे देंगे, क्योंकि हम ही दोनों खा जाएंगे तो फिर वो क्या खाएगा बेचारा। जी, मेरे लिए जो देसी बॉयज में उन्होंने गाना गाया था वो वाला, और साथ में ये वाला भी बहुत मुझे अच्छा लगता है सर। मेरे तो सारे मैंने पहले बोल दिया, बिकॉज जितने भी मैं गाने अक्षय पाजी के लिए हमेशा गाता हूँ, हमेशा सिंग इज किंग ऑल टाइम फेवरेट जो एंथम बन चुका है। You tell me anybody in this room who's not starstruck about Amitabh Bachchan? I've always said I'm not just his son, I'm his biggest fan. So yeah, I think everybody is, and he's just the best we have, and God bless him with good health and longevity so that we can enjoy his talent forever. There's a very elaborate story, as you can make out from the profoundness of the title of this song. There is a very symbolic gesture behind the song, and the connotations to the film are very intense and plausible, and it was a very fulfilling song to perform, and it was a song which all of us really subliminally got into and really understood. Yes, and we really hope that the song enjoys stupendous success. अभी क्या एक प्रॉब्लम क्या है, जहाँ भी जाते हैं जैसे बागी रिलीज में कोई विश नहीं कर रहा है, तो मैंने किसी को पकड़ के पूछा है क्या प्रॉब्लम है, कोई विश नहीं कर रहा। अभिषेक ने अभी तक विश नहीं किया, पूछा क्यों नहीं करे, बोले यार आपको और आता भी है। मैं उनको मिलने वाला हूँ, एक्चुअली वी गोइंग टू फेलिसिटेट हर इन अबाउट फ्यू डेज, क्योंकि मेरे सारे ब्लैक बेल्ट्स जो हैं वो इस वक्त कैंप पे गए हुए हैं, एंड दे विल बी बैक इन अबाउट अनदर 6-7 डेज, एंड आफ्टर दैट विल बी डूइंग। कोई जगह दे देते हैं तो हम जरूर कर देते हैं अपने, बिकॉज सूरत में जैसे बहुत सारी जगह मिली है हमें, अहमदाबाद में कर रहे हैं, मुंबई में तो कर ही रहे हैं, तो जो जैसे जैसे जगह मिलती है लोग चाहते हैं कि अगर सारे डिफेंस क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट खोले, तो आई एम रेडी फॉर इट, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ ब्लैक बेल्ट्स अंडर मी एंड दे गो एंड ट्रेन देम। थैंक यू, क्योंकि हम दोनों को सिर्फ सबकी दुआ चाहिए और ब्लेसिंग्स चाहिए फिल्म्स के लिए, और इतनी खुशी मिली है कि ऐसी टीम मिली हमको। आई मीन रितेश, अभिषेक, अक्षय, they've been family more than actors to us, and it has been a delight journey, or great memories, and we've made this film with a lot of passion. We've enjoyed ourselves, and I hope so the audience also will enjoy all this. And we also thank Sajid Nadyadwala for making us a part of such a big franchise. It's a big honor, and pressure नहीं है, excitement ज़्यादा है, and nervousness नहीं है, जोश ज़्यादा है कि कब जून 3 आए और आप हम सबको देखें, हमारा काम देखें। That's it. Please bless us. Thanks to Sajid sir for giving me this opportunity, and association with Sajid sir goes long, मतलब बहुत पुराना एसोसिएशन है। Dad had done my first film. हाँ, जुल्म की हुकूमत, वो
साजिद सर की फर्स्ट फिल्म थी, उसमें डैड का म्यूजिक था। एंड कोइंसिडेंटली ये गाने की जो लाइनें हैं ऑफ टांग उठा के इज रिटन बाय डैड, अंतरा साजिद फराज ने लिखा है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटायर टीम। आई थिंक जब मैंने पहली फिल्म की थी तो अक्षय इज गुड, ही वाज बेटर, और उनका मैंने परिवर्तन देखा है और बहुत अच्छा लगा की मेरे सामने इतने बड़े एक्टर बन चुके हैं। सध्या सैराटचे सर्व शो हाऊसफुल होत आहेत सगळीकडे, त्याचा मला वाटतं सर्वांना अभिमान आहे आणि आनंदी आहे। आणि मला वाटतं की रिजनल चित्रपट जितके चांगले चालतील तेवढं छान आहे, चांगलं आहे। आणि कुठलाही चित्रपट जेव्हा चालतो तेव्हा सर्वांनाच आनंद होतो, कारण का बिझनेस चांगला होतो। ह्याच्यापेक्षा जास्त आता हाऊसफुल बद्दल बोलावं असं मला वाटतं। जी हम तो यही चाहेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाए, अच्छी तरह सब ठीक हो जाए, एंड दैट इज व्हाट द होल थिंग इज, यू नो, बिकॉज वॉर कितना देर चलेगा, आप लोग सब मजे लूट रहे हैं इसके, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड आई थिंक आई से द टाइम विल कम नाउ, इट हैज टू स्टॉप नाउ, एवरीथिंग वी जस्ट ऑल होप फॉर दैट। And that's it. Actually, it is the same amount of action. नाम तोल के रखा हुआ है इसके अंदर एक्शन, और कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। So I wouldn't, I think जो भी आपके सोर्स हैं उनसे अगली बार सोर्स मत लीजिए, कुछ भी मत बात करिए उससे। नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के, झूमेगा बॉडी का हर बार टांग उठा के, खाले बत्ती बुझा चिन टुकले पिन टुकले, ये मोमेंट चुरा ले पिन टुकले चिन टुकले, झूमेगा बॉडी का हर बार उठा के, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी, सुगड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं, क्या एक जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, रोक मुझे कैसा ये लगा रे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, जुम्मे की रात है जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे हार से। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि हाथ उठाना गलत बात है, मामा जी बैठ जाओ, हाथ उठाना गलत बात है, लेकिन उनका भी कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो चीज देख रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैं हाल ही में, मैं अभी की नहीं, करीबन 2-2.5-3 साल पहले की बात है, तो मैं बहुत सारे लोग थे उनसे हाथ मिला रहा था, एंड सडनली आई फाउंड कि मेरा हाथ वाज ब्लीडिंग, तो पूरे हाथ में खून हो गया था। एंड देन आई रियलाइज कि किसी ने अपने नाखून के बीच में ब्लेड रखा हुआ था, तो हाथ मिलाते मिलाते हाथ कट गया, काट दिया मेरा हाथ। तो चाहे वो पागलपना हो या बेवकूफ़ी हो या फैन बना हो, सो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, हालांकि जब जो मेरे बॉडीगार्ड ने किया वो गलत था, वो मैंने उसके लिए माफ़ी मांगी, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक्टर्स होते हैं, they don't realize they're walking, they don't understand it, और कभी कभी चोट आ सकती है। कई हीरोइनों के साथ मैंने देखा है, बहुत सारे गलत चीजें हो जाती है, एक्टर्स के साथ देखा है, so they are there to just take care of it। yes, बिल्कुल हाथ उठाना गलत बात है, and that I make sure that it doesn't happen again। वो हमने कभी भी पहले एक्सप्लोर नहीं की, हालांकि हमने लिखी है काफी, गोलमाल सिंघम काफी फिल्में लिखी है, बट ये फिल्मों में जो तीनों की केमिस्ट्री, जो एक घर में एक के बाद सबकी एंट्री होती, दैट्स द यूनिकनेस ऑफ ऑल हाउसफुल फ्रेंचाइज। और इसमें भी हमने वही कैटेगरी में किस तरह से तीन एंटर होते हैं और कैसे केओस होता है, कंफ्यूजन होता है, वो हमने खेला, एंड दैट आई थिंक सो वी हैव कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। वी होप दैट यू आल्सो एग्री। और एक चीज़ है कि ऑडियंस डिसअपॉइंट नहीं होगी, 300-400 रुपए की टिकट होगी, पॉपकॉर्न होगा, समोसा होगा, एंटरटेनमेंट भरपूर होगा। ये हमारी दोनों भाई की कोशिश है, एंड these three have done a fabulous job in the film। अमृतसर के बी डिवीजन के थाने के बाहर दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। अमृतसर के बी डिवीजन थाने के बाहर दो गुट भिड़ गए और दोनों गुटों के बीच खूब गोलियां चली। गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक हरिया नामक युवक की मौत हो गई, दूसरे को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। घटना पुलिस स्टेशन के बाहर हुई, फिर भी पुलिस थाने से बाहर नहीं निकली। पुलिस का मानना है कि दोनों गुटों की आपस में पुरानी रंजिश थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा छोटा ब्रदर है राहुल, जिन्होंने 2 गोलियां कहते वजियां। भाई ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਰ। ਭਾਈ
100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। 12 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੋਵੀ ਨੂੰ ਗਿੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀਪੂ ਕਵਾੜੀਏ ਤੇ ਹਰੀਏ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੱਬਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਸੋਨੂ ਕੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਨਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੋਨੂ ਕੰਗਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੈਂਗ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੀ ਆ। ਚਿੱਟਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੰਦਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡੱਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਆ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। जनपद मुख्यालय के मुख्य मार्ग स्टेशन रोड पर एक बुजुर्ग का मिला शव। हमारे संवाददाता सुनील जैन की रिपोर्ट। जनपद मुख्यालय के मुख्य मार्ग स्टेशन रोड पर एक बुजुर्ग का शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जे उज्जैन नगरी माने कुंभ के मेला में गए थे। 3-4 दिन गए हैं। 3-4 जाने के बाद वापसी हुई है। जो कचूरी का लैदपुर में हमें माने मोबाइल द्वारा हमको सूचना मिली। मथुरा के एक विद्यालय में मिड डे मील में दिए गए दूध पीने से 15 बच्चों को हुआ फूड पॉइजनिंग। हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मथुरा में मिड डे मील में दिए गए दूध को पीने से 15 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। मिड डे मील में दिया गया अमूल के दूध का पैकेट एक्सपायरी डेट का था, जिस कारण बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए बच्चों ने स्कूल में पहुंचकर एसडीएम के सामने पेट दर्द और बिगड़ती हुई हालत के बारे में बताकर रोने लगे। घटना के सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मची और डीएम ने घटना की जांच के आदेश दे दिए। क्या हो गया? दूध पिया था मैंने, कल दूध पिया था। हाँ बेटा, क्या हुआ? सर मैंने कल दूध पिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? संजय के टायर में गिरी, मेरे दर्द होने लग गया मेरे से। फिर और दर्द हो रहा है पेट में। अच्छा, और कई बच्चों ने दूध पिया बेटा, उनकी भी तबीयत खराब है? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विशाल। अच्छा, क्या हुआ तुम्हें? सर हमने दूध पिया था तो हमें दस्त होने लगे। कहाँ पे पिया था दूध? स्कूल में। अच्छा, कौन से स्कूल में पिया था? सरकारी में। कितने बच्चे ने पिया था? सर बहुत हमने पिया। तो अब क्या स्थिति है? कुछ तुम्हारे साथी जो बच्चे हैं उनकी बताने कुछ मौत हुई है? नहीं, हमारे गाड़ी में थे और फिर भाई को। अच्छा, अब तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारी कैसी स्थिति है? सर दस्त हो रहे हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, क्या हुआ है बेटा तुम्हें? अच्छा, तो दूध किसने पिलाया था और कहाँ पिया था तुमने? सरकारी स्कूल में। किसने पिलाया था दूध? क्या गई थी? वो पीने वो पी लो। अच्छा, फिर क्या हुआ फिर बेटा तुम्हें? बेटा दूध कैसा आता है? थैली में आता, कैसे आता है? थैली में। कौन सी कंपनी का, कुछ पता है कौन सी कंपनी का दूध था? दूध कैसा लग रहा था बेटी? दूध पीने में कैसा लग रहा था? मीठा था। कड़वा तो नहीं लगा? और 2 बजे तक बच्चे हमारे 8:30 और 2 बजे तक बच्चे हमारे साथ रहे थे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। 2 बजे तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रहे थे ना नाइट में, तो इसलिए हम लोग यहाँ रुके थे, बच्चे भी रुके थे। अच्छा, कल डाइट का प्रोग्राम? हाँ, इसलिए सर 2 बजे तक बच्चे हमारे साथ थे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पठानकोट आतंकी हमले के बाद एयरबेस की सुरक्षा बढ़ाई गई, उसके बाद भी एक बड़ी कोताही आई सामने। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। पठानकोट आतंकी हमले के बाद एयरफोर्स सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई। इसके बावजूद एक बड़ी कोताही सामने आई। एयरबेस के मुख्य गेट से एक व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। किसी भी सिक्योरिटी वाले ने व्यक्ति की चेकिंग नहीं की। यह बात एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। व्यक्ति को मुख्य गेट से पकड़ लिया गया। एयरफोर्स के गेट तो कह रहे हैं एयरफोर्स अथॉरिटीज़ के संदिग्ध जोड़ा काबू किया, कल साढ़े हैंड ओवर कर दिए।
कई पुछगिछ की ਹੁਣ तक की तफ्तीश तो लग रहा कि जो व्यक्ति है दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, पूरे प्रॉपर जो अपना एड्रैस भी नहीं दस पा रहे हैं और कुछ का ये अपना माहौल समथिंग का ना बार बार पुछगिछ के चेंज कर रहा, दस नहीं पा रहा, सही ना भी है, दिमागी तौर पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब। अमृतसर कस्टम विभाग में पाक से आए हुए भारतीयों से 4 पिस्तौल 7 मैगजीन की गई बरामद। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। भारत पाक सरहद अटारी सीमा पर पाकिस्तान से आए भारतीयों से 4 पिस्तौल और 7 मैगजीन बरामद कर अमृतसर कस्टम विभाग ने मामला दर्ज किया। आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। पकड़े गए युवक का नाम मोहम्मद इस्माइल बताया गया है। कस्टम विभाग के मुताबिक आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चेकिंग के दौरान जो हमारे कस्टम्स के इंस्पेक्टर हैं उन्होंने नोट किया कि जो कनस्तर या उसको कह सकते हैं स्टील का जो सिलेंड्रिकल इनके पास एक ड्रम था, उसकी शेप कुछ अजीब थी और साथ ही साथ जब उसने उसको अपने हाथ से उठा के चेक किया तो जो उसका वेट था वो भी नॉर्मल वेट से कहीं ज़्यादा था। तो जो हमारे कस्टम अधिकारी थे उनको इस पर शक हुआ और उन्होंने ये फैसला लिया कि इसका पूरा डिटेल एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो जब उसका डिटेल एग्जामिनेशन के लिए उस कंटेनर को खोला गया, 2 कंटेनर इस तरह के थे, तो देखा गया कि उसके अंदर एक और छोटा कंटेनर स्टील का ही वेल्ड किया गया है और दोनों कंटेनर्स को इतनी सफाई के साथ वेल्ड किया गया है कि बाहर से देखने को बिल्कुल पता ही नहीं चल सकता था कि इसके अंदर एक दूसरा कंटेनर भी है। तो फिर उस अधिकारियों ने उस जो अंदर जो छोटा कंटेनर वेल्ड किया हुआ था उसको तोड़ के निकाला और जो दोनों कंटेनर के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर बड़ी चतुराई से, बड़ी सफाई से जो पिस्टल छुपाई गई थी वो उन्होंने बरामद की। कुल मिला के 4 पिस्टल जो हैं हमें दोनों सिलेंड्रिकल जो बॉक्सेस थे उनमें से बरामद हुई। पिस्टल्स के साथ हमें एम्प्टी कार्ट्रिज भी बरामद हुई और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ा ही चतुराई भरा काम था क्योंकि उसको इस ढंग से छुपाया गया था कि एक्सरे में भी उसका अंदाज़ा ना लगे। लेकिन जो हमारे अधिकारी थे वो बहुत सतर्क थे और उन्होंने जैसे ही नोटिस किया कि इसमें कुछ भी जरा सी भी गड़बड़ होने की संभावना, उन्होंने तुरंत उस चीज़ का कदम उठाया और वो इस सामान की बरामदी की। फिलहाल हमने जो सामान है उसको डिटेन कर लिया है, पिस्टल्स को और कार्ट्रिजेस को, और जो ये लोग पैसेंजर्स जो अभी पाकिस्तान से वापस आ रहे थे, इंडियन पैसेंजर्स थे, इनको हमने डिटेन कर लिया ताकि हम इनकी फर्दर क्वेश्चन कर सकें। ये कहाँ के रहने वाले हैं और जो पिस्टल आपने बरामद की ये कहाँ की बनी हुई है? जो पिस्टल्स हैं, देखिए 4 पिस्टल्स हैं, उनमें से जो 3 पिस्टल्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो टर्किश है और एक जो पिस्टल है वो इटालियन मेड है। और जहाँ तक इंडियन पैसेंजर्स कहाँ जा रहे हैं या इनकी आइडेंटिटी क्या है ये हम अभी आपको इस स्टेज पे रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें फ़िलहाल उनसे पूछताछ करनी अभी बाकी है। सर लेडीज भी उनके साथ में इन्वॉल्व है इस काम में? देखिए इस स्टेज पे अभी कहना कुछ मुश्किल है क्योंकि अभी क्वेश्चनिंग जारी है, लेकिन ये बात सही है कि ये तीनों एक ही ग्रुप में यहाँ पर आए। टोटल कितने लोगों का ग्रुप था जी? ग्रुप ज़्यादा लोग? ये फिलहाल 3 ही लोगों का ग्रुप है। तरन तारण के अमरकोट से बीओपी कर्नल सिंह पाकिस्तान से भेजी जा रही हीरोइन की बरामद। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। बीएसएफ की बटालियन ने अमरकोट की बीओपी कर्नल सिंह ने पाकिस्तान से भेजी जा रही 18 किलो हीरोइन बरामद की। हीरोइन की कीमत लगभग 90 करोड़ रुपए है। बीएसएफ जवानों ने तस्करों को ललकारा तो पाकिस्तानी तस्कर हीरोइन छोड़कर फरार हो गए। टोटल 18 पैकेट जो आपके सामने दर्शित हैं ये येलो रैपर में हैं। इसके अंदर सस्पेक्टेड हीरोइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इस एरिया में हीरोइन का सीजर पहले भी होता रहा है। और ये हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट है केएस वाला, कर्नल सिंह वाला, उसके एरिया से हुआ है। बीपी रेफरेंस इसका 138/9 है और उस एरिया से लगभग 60-70 मीटर एक पार्टी पाकिस्तान की आ गई। उसको हमारी हिट पार्टी जो रात की ऑब्जर्वेशन में सेकंड हिट थी उसने नोटिस किया। उसमें 2 जवान थे, जो पपिंदर और एक राजेश केटी। पपिंदर ने इसको पहले देखा और उसने अपना राइफल कॉक करके चैलेंज किया। जैसे ही उसने चैलेंज किया ये पार्टी जो अंदर आ चुकी थी वो घबरा कर वापस भाग गई और सामान पीछे छोड़ गई। इनिशियली हमको ये नज़र नहीं आया सामान, क्योंकि जहाँ से आ रहे थे जो रास्ता था वो मेड़ है खेतों की और उसके ऊपर कुछ ग्रोथ भी है। लेकिन जैसे ही ये भागने की ये सूचना मिली प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर को, तो उन्होंने फटाफट वहाँ जा कर के और 15 मिनट के अंदर वो गेट खोल करके एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया गया।
उसमें यह सामान रिकवर हुआ। उसके बाद फुटप्रिंट चेक किए गए, जो फुटप्रिंट पाकिस्तान के ट्रैक पर हमारे ट्रैक पर नज़र आते हैं। लगभग 2 लोगों के फुटप्रिंट हैं। आने वाले और जाने वाले फुटप्रिंटों में फ़र्क है कि जाते वक्त जो एक आदमी गया है उसके नंगे पाँव हैं, आते वक्त वो फुटवियर के साथ है। एक पेयर चप्पल स्लीपर टाइप का मिला है और वो उस पर भी मेड इन पाकिस्तान का मार्किंग है। जिस पाइप में ये मिले वो 10 फीट का पाइप है और उसका 4 इंच का डाया है और उस पाइप के अंदर एक कपड़े का थैला बनाकर इसको रखा गया था। तो इसका टोटल 18 पैकेट, इसको देखने से अभी टोटल वेट नहीं किया है, लेकिन तकरीबन 1 किलो का एक पैकेट है और 18 किलो हीरोइन होने का सस्पेक्ट कर रहे हैं हम लोग। एनसीबी इत्यादि को भी सूचना दी गई है और वो आकर इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। 18 किलो हीरोइन का इंटरनेशनल वैल्यू लगभग 90 करोड़ रुपया सस्पेक्टेड माने एक्सपेक्टेड है कि अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इसकी इस सीजर की 90 करोड़ की हो। इस फाइनेंशियल ईयर में 2016-17 के अंदर ये स्मगलिंग का तो ये हमारी फेंसिंग तो 20 साल पुरानी है लगभग, उनकी तरफ से फेंसिंग नहीं है। और ये प्रोडक्शन जो है हीरोइन का वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से है और उसकी खपत शायद हमारे कंट्री में या इस कंट्री से आगे और भी कहीं भेजने में होगी। फिल्म मेंटोस्तान कांस में शामिल होने की खुशी में मेंटोस्तान की पूरी टीम ने अंधेरी के एक बंगलों में मनाया जश्न। शालिनी सिंह की रिपोर्ट। मेंटोस्तान फिल्म की पूरी टीम ने अंधेरी के 4 बंगलों में एक नए अंदाज में अपनी फिल्म मेंटोस्तान के कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर लॉन्च होने की खुशी में केक काटकर जश्न मनाया और अपनी फिल्म को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। इस फिल्म में अभिनेत्री कारोल सोनल सहगल एक पंजाबी लड़की का किरदार करते हुए नजर आएगी और अपने इस किरदार को लेकर मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। In Mantostan, I play the character of Kalwant Kaur, who's a feisty Sardarni. She's actually trapped in the circumstances that were around the time of partition. So, to label her, as a negative or a positive character is very unfair. It was a time there was complete lawlessness. There was a moral degeneration in the society, and she is a reflection of that. Manto always spoke about the society through his characters, and Kalwant, it's just you see in the way she reacts to things. It's like if her lover has looted and killed, she's only happy with the spoils. She's not the kind of woman who will tell him not to go rob and kill. And I think it's the circumstances that have made her like that, because that was a time where it was about the survival of the fittest. Your only concern was where your next meal was going to come from. And after a point when her lover, who's the only person in her life, with lack of any family or friends, this is the only person who's sustaining her, disappears, she kind of loses her mental imbalance. So it's a character that has lots of shades. The character almost has mood swings from scene to scene. So while playing it, I had to be very careful that I do not judge her. So I don't begin by playing it like a positive character or a negative character. I have to play it as a woman who has all these pent-up emotions, who is in these circumstances, and this is the way she reacts to in every situation. I think as far as preparation for the character or the film is concerned, my family has suffered at the hands of partition, both my maternal side and the paternal side. Like did most of Indians and Pakistanis, the common man suffered. While leaders of the world decided there were going to be 2 countries, people suffered. And I think for most of my life, I've heard stories of partition, from both my grandparents. So I was very well acquainted in my head, like what the times were, hard the times were for the common person. So I really did not have to do a lot of research in terms of reading or, going to people for stories, because these stories have already been passed down to me from my great-grandmother and my grandmother. So I was very well acquainted from the times. I am Punjabi, so playing a Punjabi character was again cakewalk.
Yes, living all these years in Bombay, my Punjabi has become very rusty. So I did this deal with my friends and family that every time I call them, we would only speak in Punjabi for a month. So I just like polish my Punjabi. इस बात के लेकर के एक अच्छी फिल्म, और वो भी हम जैसे लोगों की फिल्म, राहत की फिल्म, जो कि बड़े दिल से फिल्म बनाता है, बहुत अच्छी कोशिश करता है अच्छी फिल्म बनाने की। जारी देखिए इसका क्या रेस्पॉन्स आता है लोगों के। इसमें बहुत सारी कहानियाँ, उनमें से एक कहानी है असाइनमेंट। उस असाइनमेंट में एक जज है, बेसिकली उस जज है, उसकी फैमिली की कहानी है। जो बॉम्बे आकर के एक नयापन सा आ गया है, एक वही चीज़ें रिपीट होने वाली चीज़ें हैं, वही एक मतलब एक रट है बॉम्बे की, एक ख़ास तरीके की कहानियाँ होती हैं। तो सबसे हट कर के एक कहानी है, मंटो की कहानी है। दोबारा से वही दिन याद आ गए, कहने को देखे तो नहीं थे, लेकिन एक बार अपनी ज़िंदगी में पीछे जाने का एक मौका मिला उस कहानी को करते हुए, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा कि मतलब ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी देखा है लोगों ने, ये सब कुछ होते हुए। देखिए मंटू सादिक हुसैन मंटू बहुत बड़े राइटर रहे हैं। उनकी जो 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं, ठंडा गोश्त, द असाइनमेंट और कौन सी है, आखिरी सैल्यूट और खोल दो, ये 4 शॉर्ट फिल्म हैं जो उनकी मोस्ट कंट्रोवर्शियल और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल शॉर्ट फिल्म्स हैं। और मेरे हिसाब से ये फिल्म उस टाइम पे जब उन्होंने ये स्टोरीज़ लिखी थी 1947 में, उस टाइम पर भी इतना बोल्ड सब्जेक्ट था कि अभी 2016 में भी देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत एडवांस्ड है। ऐसा नहीं लगेगा कि 1947 में लिखा था तो बहुत वैसा टाइप का है। और बहुत ही ऐसी रियलिटी है 1947 के पार्टीशन की, जो रियलिटी हमने ना कभी फिल्मों में देखी ना कभी किताबों में पढ़ी। सादिक हुसैन मंटू के हिसाब से जो रियलिटी है, वो रियलिटी के बारे में जब मेरे को पता चला और नरेशन हुआ, तो मेरे लिए तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। मैं तो सो भी नहीं पाता था रात को, क्योंकि मंटूस्तान जैसी फिल्म, मंटू की ऊपर फिल्म बनाना या उसकी कहानियों पर फिल्म बनाना अपने करियर को ख़तरे में डालने जैसा है। तो बहुत एक्साइटिंग था। और फिल्म कांस जा रही है, तो ऑब्वियसली जब हमने फिल्म बनाई थी तो हम ये नहीं सोचते कि फिल्म कहाँ जाएगी, कांस जाएगी, ऑस्कर जाएगी या कहीं जाएगी या नहीं जाएगी। हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए फिल्म बनाते हैं, हमने कभी ऑडियंस की सेटिस्फेक्शन के लिए काम किया नहीं है। बट अभी कांस जा रही है तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है वहाँ पर, तो वी ऑल आर वेरी हैप्पी। When Rahat told me about this character, and then I was telling Rahat, do you think I will be able to do this character? And I have already done before this one short films with Rahat, Asma. There again I was playing Kashmiri village girl, and he was saying, तुमने वो play किया तो ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी means हम workshop करेंगे, definitely you will be able to do, go for it. And then I was telling him that this is, okay, fine, assignment is okay, but you are, because he's for me, family and friend, and then so I was telling, it's very bold story which you have taken, so it is okay for the India. And he was saying, yeah, of course, but it is very bold compared to other films. And then and it's in the beginning it was very difficult for me and completely different from my character, what I am, and people they always think I can't do such kind of. देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं, बोल्ड का मतलब वो फिज़िकल सेक्सुअल वाला बोल्ड नहीं है। अब बोल्ड का मतलब कि स्टोरी के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर इतनी सारी सच्चाइयाँ हैं। पार्टीशन के बारे में मैंने भी बहुत पढ़ा है, और इवन बच्चे बहुत छोटे छोटे 6, 7, 8, 9 की बुक्स में, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। लेकिन मैं भी पार्टीशन के बारे में जानता था कि जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हुई, लूट मार हुई, मर्डर हुए, सब चीज़ें हुई। लेकिन इतनी ज़्यादा इस लेवल तक गलत चीज़ें लोगों के साथ हुई हैं, ये मैं नहीं जानता था। बोल्ड का मतलब सिर्फ सच्चाई, इतनी बोल्ड सच्चाई है कि उसको बोलने के लिए या उसको दिखाने के लिए या उसको कहने के लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। ये उस तरह की सच्चाई है कि मैं जितनी बार मंटूस्तान देखता हूँ उतनी बार मेरे को हैंगओवर होने लगता है, मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। And that risk Rahat has taken. Really, it is very, definitely nobody other, if Rahat has not taken, nobody, I don't think anybody can make better than Rahat this film. बिल्कुल। मंटू की सारी स्टोरीज बहुत बोल्ड होती हैं, पार्टीशन के ऊपर होती हैं, लेकिन ये 4 सबसे बेस्ट हैं और इतनी ज़्यादा बोल्ड हैं कि आप 2016 में भी ये चीज़ें होते हुए इंसानों के साथ देखोगे तो आपको लगेगा कि आपको डाइजेस्ट नहीं होगा कि ये सब भी हुआ था उस टाइम पे लोगों के साथ, या हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड जिस हिसाब से राहत ने दिखाए हैं, दैट इज़ रियल,
which is something different, you know. He has portrayed really well, unexpected. डेफिनेटली मैसेज मिलेगा। ये मंटोस्तान जो है ये ह्यूमन स्टोरीज़ पर आधारित है, इंसानी कहानियाँ हैं और इंसानी इमोशंस की कहानियाँ हैं। ये 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है, उस वक्त किस तरह से चंद लोगों ने मिलकर एक डिसीज़न ले लिया और दो देशों को बांट दिया, और फिर जो है कत्लेआम का एक सिलसिला शुरू हुआ और लाखों लोग जो हैं डिस्प्लेस हुए, लाखों लोगों लड़कियों की इज़्ज़तें लूटी गई, लाखों कत्लेआम हुए, सिर्फ एक मतलब कुछ लोगों के डिसीज़न की वजह से ही। उसके पीछे का जो पेन है वो मंटो ने बहुत ही ओपनली अपनी कहानियों के बीच में लिखा है, और यही वजह है कि मंटो की कहानियों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई उस ज़माने में जब उन्होंने लिखा था, क्योंकि वो इतने खुले तौर से, इतने नेकेड तौर से कहानियों को लिखते थे, समाज का की जो गंदगी है उसको दिखाते थे कि बिना किसी डर के, कि शायद कुछ लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे या हज़म नहीं कर पाते थे, और इसलिए कंट्रोवर्सी हो जाती थी। इन्हीं कहानियों पर की वजह से मंटो पर चार्जेस लगे, उन्हें पाकिस्तान में उन्हें जेल भेजने की कोशिश की गई, कई सारी चीज़ें हुई। पर आज जो है मुझे लगता है कि समाज उतना कंजर्वेटिव नहीं है। आज हम चीज़ों को, स्पेशली हमारा जो यूथ है, हमारी जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। यही वजह है कि मंटो उर्दू में लिखा करते थे, और उनकी कहानियाँ जो हैं आज अलग अलग दुनिया की भाषाओं में जो है ट्रांसलेट हुई हैं, क्योंकि लोग उन्हें पढ़ रहे हैं, उनसे रिलेट कर रहे हैं। नर्वस तो देखिए, नर्वस तो हमेशा ही एक फ़िल्म मेकर होता है, क्योंकि उसे भी ये पता नहीं होता है कि वो फिल्म बनने के बाद लोगों का रिएक्शन क्या होगा। तो नर्वसनेस है, बट उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि अगर एक लेवल समझ लीजिए हमने थोड़ा सा पार किया कि अभी हम कांस जा रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हमने यहाँ भी स्क्रीनिंग रखी थी, जो मार्केटिंग के या ट्रेड के जो जानकार लोग हैं, उन्होंने फ़िल्म को काफ़ी सराहा और उनमें एक अच्छा रिएक्शन मिला कि फ़िल्म वाकई बड़ी ऑनेस्टी से बनी हुई है। तो हमें किसी तरह का कोई इतना डर नहीं है, हमने बड़ी ईमानदारी से फ़िल्म बनाई है, और जिस तरह से ये फ़िल्म बनी आपको खुद भी देखने के बाद अंदाज़ा हो जाता है। और दूसरा ये कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं JNK के एक इलाका है पूंछ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी जो खुद की लैंग्वेज नुआंसेस या हमारे आसपास के जो किरदार हैं वो मंटो के किरदारों से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, उसके आसपास के हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मुझे किसी बाहर की कहानी पे जाके रिसर्च करना था और फिर पता नहीं वो कितना खरा उतरा होगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमारे ब्लड में, हमारे आसपास ही की चीज़ें हैं। तो मुझे वो किरदार कभी मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि ये बहुत बाहर के किरदार हैं। बिल्कुल ऐसा लगा, जब भी उनके किरदारों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल अपने आसपास के ही कैरेक्टर्स हैं। तो हमने उसको उसी ईमानदारी से जो है दिखाने की कोशिश की है। आज के लिए बस इतना ही। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।